हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो करीब 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। रिया चक्रवर्ती से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये जानना चाहता है कि क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों का बेजा इस्तेमाल किया, क्या उनके पैसे को हड़पने की कोशिश की, और जो आपने जितनी भी प्रॉपर्टी इन दिनों में बनाई है उसके बैंक डिटेल्स क्या आप दे सकती हैं कि कहां से आप फ्लैट्स खरीद रही हैं। ये तमाम बातचीत, तमाम जानकारी ईडी इस वक्त रिया चक्रवर्ती उनके वकीलों से कर रही है। और बड़ी जानकारी है कि रिया अकेली नहीं है। रिया के साथ उनके भाई शोभित चक्रवर्ती और एक जूनियर वकील भी इस समय ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। और अहम इसलिए हो जाती है पूछताछ क्योंकि कल ही ईडी ने रिया चक्रवर्ती के जो सीए हैं उन्हें बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी। तो अब 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है इस पूछताछ को। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए अपडेट्स के लिए। सबसे पहले मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। हम मृत्युंजय का रुख करें उससे पहले सीधे आपको प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल कराया गया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में। प्रकाश। जी हाँ, बिल्कुल। जो एफिडेविट दायर किया गया है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है, क्योंकि बिहार सरकार को ये बताना है बिहार पुलिस के जरिए कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है वो क्यों जरूरी था और क्यों, किस बिना पर, किस आधार पर ये एफआईआर दर्ज किया गया है। क्योंकि एक ही घटना के लिए, जो घटना मुंबई में घटी हो, वो बिहार में या किसी और राज्य में कैसे एफआईआर दर्ज हो सकता है, या अगर एफआईआर दर्ज कर लिया गया तो क्या है उसके आगे की प्रक्रिया। इसके तहत ये जानकारी देना बहुत जरूरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक ही मामले की जांच जो है दो राज्यों की कैसे कर सकती है। तो इसीलिए ये अपनी तरफ से हलफनामा दाखिल कर रहा है, जिसमें एफआईआर को बताते हुए उसका उदाहरण या उसकी बातें जो मजमून है उसके अंदर में लिखा हुआ है उसको बताते हुए कि यहाँ क्यों जरूरी था, कैसे उस घटना का जो पार्शियल इफेक्ट है पटना में हुआ था और वो बड़ा आधार था जो सीआरपीसी है उसके सेक्शन के आधार पर। तो अपने आप को ये एफआईआर को जस्टिफाई करने के लिए कि ये एफआईआर जरूरी था और ये नियम कानून के दायरे में हुआ है, इसी बारे में हलफनामे को वहां पर रखा गया है। एफआईआर के बारे में जानकारी दी गई है। तो जाहिर है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वहां पर भी फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। और जिस तरीके से हम लगातार एक एक चीज कागजात के जरिए, दस्तावेजों के जरिए इस पूरी कहानी को कवर कर रहे हैं, उस चीज में कुछ नए कागजात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बीती वक्त हमने बात की के सिंह की जो एफआईआर थी, जिस शिकायत थी, उस बिना पर रिया जो इस वक्त पेश हो रही है वो तस्वीरें आप स्क्रीन पे चलाते रहिए, क्योंकि दर्शकों का इंटरेस्ट बहुत होगा रिया चक्रवर्ती को देखने में। दूसरी तस्वीर, अब दूसरी बात जो मेरे पास है वो है रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी गई है, वो कागजात भी मेरे हाथ में है। और इन कागजात में रिया चक्रवर्ती दरअसल ये कह रही है कि उनको पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो चाहती है कि इस मामले का ट्रांसफर पटना से मुंबई कर दिया जाए। इस पिटीशन में रिया चक्रवर्ती ने कुछ खास बातें कही हैं जो मैं थोड़ी थोड़ी अंतराल में पढ़ के आपको सुनाता रहूंगा। पहली बात, रिया चक्रवर्ती जैसा कि वो ट्वीट भी कर चुकी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी इस याचिका में मानती भी हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं। पिटिशनर वॉज इन अ ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप विद द डिसीज। पिटिशनर मतलब रिया चक्रवर्ती और डिसीज मतलब सुशांत सिंह राजपूत, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिटिशनर वॉज इन अ ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप विद द डिसीज एंड इज हरसेल्फ इन द स्टेट ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम द इंसिडेंट। वो खुद बहुत दुखी थी, शॉक थी जब से उन्होंने सुसाइड की खबर सुनी थी। पिटिशनर एंड द डिसीज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर ऑन 8/6/2020, यानी 8 जून 2020 तक दोनों व्यक्ति साथ में रह रहे थे। When the petitioner temporarily moved to her Santa Cruz residence, ये मानती हैं कि वो 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर सेंटा क्रूज में अपने घर में शिफ्ट हो गई थी। यानी रिश्ते की बात मानी, वहां रहती थी इस बात को माना, और वहां से शिफ्ट हो गई इस बात को माना। इसके बाद इसी पिटीशन में ये रिया चक्रवर्ती की साइड की स्टोरी है, और किसी भी कहानी के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए दोनों तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। रिया चक्रवर्ती को जो सोशल मीडिया पर धमकियां मिली हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रिया चक्रवर्ती इन धमकियों में साफ तौर पर कहती हैं अपनी इस पिटीशन में कि उनको सोशल मीडिया पर जान से मारने की, रेप करने की, उनके साथ बदतमीजी करने की धमकियां दी जा रही हैं। इसकी वो बाकायदा शिकायत भी कर चुकी है मुंबई पुलिस को। इसका भी जिक्र उन्होंने अपनी इस पिटीशन में किया है। सुनिए वो क्या लिखती हैं। द पिटिशनर मतलब रिया चक्रवर्ती, द पिटिशनर इज ऑल्सो विक्टिमाइज्ड एंड ट्रोल्ड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म विद वेरियस थ्रेट्स। Petitioner reported the same to cyber media through her Twitter. Said message in a
रिप्रोड्यूस्ड एज अंडर। जो उन्होंने ट्वीट किए थे रिया चक्रवर्ती ने इन ट्रोल्स को, उनको भी यहां पे कुछ मैसेजेस को इस पिटीशन में दिखाया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात रुमाना के पास है। जी आप ये जो बता रहे हैं ना, रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये जो याचिका दाखिल कर बातें कही गई थी, देखिए आज जो बिहार पुलिस की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस एफिडेविट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो बिहार पुलिस ने बताई है वो ये है कि द पिटिशनर मतलब रिया चक्रवर्ती took the deceased मतलब सुशांत सिंह राजपूत to her house where she started giving him overdose of medicine। मतलब यहां पर बिहार पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी जा रही है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को अपने घर ले गई थी, जहां उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को दवाई का ओवरडोज, मतलब जो तय तादाद थी दवाई की उससे ज्यादा दवाई देनी, ओवरडोज देना दवा का सुशांत को शुरू कर दिया था। यहां यह भी कहा गया है बिहार पुलिस की तरफ से कि जो याचिका करता है मतलब रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोग, द पिटिशनर एंड हर रिलेटिव्स desperately attempted to give impression to the deceased actor that he is suffering from mental illness for which he required treatment। यहां यह बताया जा रहा है बिहार पुलिस की तरफ से कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत को बहकाया, ये कहकर कि वो दिमागी बीमारी से इस समय ग्रसित हैं, उनको इलाज की जरूरत है, और इसी का हवाला देकर रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने घर ले गई और वहां ले जाकर रिया चक्रवर्ती ने दवा का ओवरडोज देना सुशांत को शुरू कर दिया। और यही बातें के सिंह साहब ने जो कंप्लेन की थी अपनी एफआईआर जो कि 25 जुलाई को की गई थी पटना में, उसमें भी इसी बात का जिक्र है। वही बातों को आधार बनाकर अपना एफिडेविट आज बिहार पुलिस ने दिया है। के सिंह साहब की एफआईआर में भी इस बात का जिक्र था कि इसके बाद रिया मेरे बेटे सुशांत सिंह को इलाज के बहाने अपने घर मुंबई में ले गई और उनको वहां पर ओवरडोज दवाइयां दी गई। इसी बिना पर अब केस बनाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्या कहीं रिया चक्रवर्ती पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है? क्या ऐसी बहुत सी कुछ बातें हैं जो रिया चक्रवर्ती उनका परिवार अभी साफ तौर पर नहीं बता रहा है, और इसीलिए लगातार बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। बिल्कुल, ये जो आज बिहार पुलिस की तरफ से देखिए दाखिल किया गया है एफिडेविट, इसमें वही बातें कही गई हैं जो एफआईआर में लिखवाई गई थी। इसमें लिखा गया है कि जो कंप्लेनेंट है वो पिटिशनर ने सारी उसकी बिलोंगिंग्स जो हैं वो अपने कब्जे में ले ली थी। मतलब रिया चक्रवर्ती सुशांत की जो भी सामान था वो सब अपने कब्जे में ले लिया। पूरी कोशिश की उसने कि सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरीके से काट दिया जाए उसके परिवार की तरफ से। और मेरे साथ लगातार हमारे संवाददाताओं की टीम जो मौजूद है, जल्दी से पहले प्रकाश का रुख करते हैं और समझते हैं प्रकाश से कि प्रकाश, ये एफिडेविट जिसमें सीधे सीधे बिहार पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जा रहा है कि साहब याचिकाकर्ता मतलब रिया चक्रवर्ती ये तो सुशांत को अपने घर ले गई थी, इन्होंने तो सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये तो मामला न सिर्फ उकसाने के लिए आत्महत्या के, बल्कि एक तरीके से मर्डर की तरफ इशारा करता है। देखिए, जो बिहार पुलिस ने एफिडेविट दायर किया है उसमें एफआईआर को आधार बनाया गया था। जो हमारी यहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए कोई भी चीज को उन्होंने एफिडेविट में नहीं डाला है। उनका मानना है कि एफआईआर में जो कुछ भी के सिंह जो सुशांत सिंह के पिता हैं उन्होंने जो लिखा उसके आधार पर, ये एफआईआर के आधार पर ही वो एफिडेविट किया गया है। दरअसल ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आया है रिया चक्रवर्ती के तरफ से कि ये जो ट्रांसफर किया जाए एफआईआर को मुंबई में, इसको लेकर के इन्होंने अपनी सफाई पेश की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा था इस बात को कि 3 दिन के अंदर में आप बताएं कि आखिर किन परिस्थितियों में आपने एफआईआर दर्ज की और क्या क्या वो धाराएं हैं, पूरी जानकारी दें। तो इसमें बहुत सारी जानकारियां जो इससे जुड़े हुए पुराने मामले हैं, पुराने केसेस हैं, दूसरे हाईकोर्ट की तरफ से जो इसमें मामले जो है उसमें बताए गए हैं। प्रकाश, क्योंकि आप पटना में हैं और लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप ही से अगला सवाल पूछूंगा, लेकिन ये दिखाते हुए, इस कागज को पढ़ते हुए, जो रिया चक्रवर्ती की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, जहां पे रिया चक्रवर्ती ये कहती हैं अपनी इस पिटीशन में जो पेज नंबर 9 पर है, बहुत खास बात कि रिया चक्रवर्ती ने हिंदी में अगर बताऊं तो उनको बिहार पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। लिखती है वो, फॉर दैट द पिटिशनर सबमिट्स दैट देयर इज सीरियस एप्रीहेंशन that she will not be fairly treated by the respondent number 1. Respondent number 1 इस केस में बिहार पुलिस है, who have
अब सब jurisdiction at the very outset. Further, the respondent number 1 has also mobilized a 4-member team from Patna to Mumbai amidst COVID-19 pandemic. Such conduct action without jurisdiction and haste strongly reeks of malice on the report of respondent number 1. यानी बिहार पुलिस के इंटेंशन पर शक है, बिहार पुलिस ईमानदारी से जांच करेगी, यह रिया चक्रवर्ती कह रही हैं अपनी इस पिटीशन में। मैं यही जानना चाहूंगा प्रकाश, रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं करती हैं। रिया चक्रवर्ती कहती हैं केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। ईडी की जांच अलग चल रही है, पुलिस की जांच अलग चल रही है, अब सीबीआई भी आ गई, तो क्या किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को सेटिस्फाई किया जा सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान का कानून यह कहता है कि जब तक किसी पर गुनाह साबित नहीं होता है तब तक वो बेगुनाह है। हम रिया चक्रवर्ती को सिर्फ आरोपी कह सकते हैं, गुनहगार नहीं। नहीं, ठीक है प्रकाश जी। प्रकाश से शायद एक बात तो तय है कि ये जो कुछ, हाँ सुमित देखिए, दो बातें हैं। मेरी बात हो रही है आला अधिकारियों से भी, तो इसमें क्या है कि ये ट्रांसफर पिटीशन पर बिहार सरकार को अपना रिप्लाई देना था, और ये जो ट्रांसफर पिटीशन है रिया चक्रवर्ती, दो बातों को समझना होगा। एक जो एफआईआर में दर्ज की गई है बातें, जो उनके पिता की तरफ से कहा गया है, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना था बिहार सरकार को। बिहार पुलिस ने उसमें मदद की कि उनके पास कौन कौन से मसौदे हैं, क्या क्या तर्क है जिस आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। तो ये ट्रांसफर पिटीशन की जो सुनवाई है उसको लेकर के ये बातें सामने आ रही है, और तब जाकर के उसमें लिखा हुआ है। तो आप अगर एफआईआर को पढ़ेंगे तो उसको और जो एफिडेविट दिया गया है, दोनों में थोड़ा अंतर आपको दिखेगा। जी ओम प्रकाश, मैं आपको लाना चाहूंगा, ये जो एफआईआर है ये तो पुलिस की एफआईआर है। ये एफआईआर है जिस पर अब पहले पटना पुलिस एफआईआर करती है शिकायत पर, वही अब सीबीआई को ट्रांसफर हो जाती है। सीबीआई ने तफ्तीश शुरू कर दी है। ईडी ने अपनी एफआईआर में या अपने जांच में क्या इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखा है, या इसके अलावा भी किसी और तरफ छानबीन कर रही है? ईडी का केस क्या बनता है पीएमएलए का? मैं आपको बता दूं सुमित जी कि ईडी जो है, जो इसमें एलिगेशंस दिए गए हैं, वो ना तो 341 की इलीगल कन्फाइनमेंट की, 306 की, 406 की, इनकी किसी चीज की कोई इंक्वायरी नहीं करने वाली है। जी हाँ। वो केवल जो ईडी के पास जो केस आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत का आया है, और वो इसलिए आया है क्योंकि इस जो एफआईआर में आईपीसी की धारा 420 और 120 बी लगी हुई है, और जब ये किसी एफआईआर में दोनों धाराएं लगी होती हैं तो ये ईडी के जुरिडिक्शन में आता है पीएमएलए के तहत, कि ईडी उस केस को अपने आप पीएमएलए के तहत टेक ओवर कर सकती है। इसमें केवल एलिगेशन है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि जो पहली बार जो पहले जानकारी, सबसे पहले जो जानकारी सामने आई, ये एलिगेशंस हैं, और इन एलिगेशंस को वेरीफाई किया जा रहा है। ईडी ने जो इतने दिनों तक जांच की है उसमें कई बातें सामने आई हैं। मसलन रिया की जो इनकम है, जैसे उसके सीए से पूछताछ हुई, वो कहीं कम है, जैसा कि उसके पास प्रॉपर्टी बताई गई है, सीए ने बताई है प्रॉपर्टी। अब रिया उसका एक्चुअल जवाब देंगी कि प्रॉपर्टी किसकी है, कैसे खरीदी, कहां से पैसे आए। तो जो इनिशियल इंक्वायरी है उसमें ईडी का अपना एक स्कोप है, वो जो आप एलिगेशन पढ़ के सुना रहे हैं इसमें से किसी की कोई जांच नहीं करने वाली है। ईडी केवल पैसों के मुतालिक जांच करेगी कि 15 करोड़ रुपए का जो एलिगेशन है वो कहां था, वो कैसे आया और वो कहां गया। जी, मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि बात सिर्फ 15 करोड़ तक सीमित रहेगी ओम प्रकाश, या फिर जिस तरीके से इस एफआईआर में तो यहां तक आ गया ना कि साहब बैंक अकाउंट से पैसा निकालना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, कैश, ज्वेलरी, ये सब भी पैसे से जुड़ा मामला है। सिर्फ बात 15 करोड़ तक उस कंपनी तक सीमित रहेगी, या फिर परिवार की तरफ से ये जो और आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब अपनी मर्जी से बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती थी, खाते से पैसे निकाल लेती थी, कैश ले गई, ज्वेलरी ले गई, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, इस सब की भी छानबीन ईडी करेगी? रोमाना जी, अगर आप एक रिया के पक्ष की तरफ से देखें तो रिया ने जो फ्लैट लिए हैं, अगर ईडी उनसे, सपोज मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, वो पूछेगी कि इसके लिए पैसा कहां से आया। वो अगर कहती है कि पैसा मैंने लोन में लिया, लोन में पैसा लेना कोई गुनाह नहीं है, भले उसने सुशांत से लिया हो। आज की डेट में सुशांत ने पैसा दिया लोन के लिए, ये बात कौन कहेगा? सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। रिया अगर ये बात कह देती है लोन लिया, तो लोन लिया, मैं लोन वापस कर दूंगी जब मेरे पास है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं आपको रिया के पक्ष की तरफ से बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
रिया अगर ये बातें कह देती है कि 15 करोड़ रुपए मैंने उससे लोन लिए थे, तो केस ही खत्म हो जाता है। तो सबूत नहीं मांगेगा। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दे दूंगी। तो जब अब क्योंकि इसमें सुशांत बहुत है सारे नहीं, बहुत प्रकाश, सारे क्योंकि झोल हैं क्योंकि इसमें, सुशांत फिर वो है नहीं, अगर रिया ये बोल देगी 15 करोड़ मैंने लोन लिए, तो क्या ईडी मान लेगी बगैर किसी लिखित कागजात के, दस्तावेज के, पढ़त के, क्योंकि हम घर के साथ रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे, तो मैंने उससे पैसे लिए, क्या ईडी इससे सेटिस्फाई हो जाएगी इस जवाब से? देखिए, इसमें फिर मैंने आपसे ऐसा कहा, उससे ओथ दिलाई गई है उसे, और शुरुआती ओथ में कहा गया वो जो बोलेगी सही बोलेगी। ईडी केवल इस बात की जांच करेगी 15 करोड़, बाकी जो अदर एस्पेक्ट हैं उनकी जांच के लिए सीबीआई है। ईडी केवल पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी, और जो अदर एस्पेक्ट हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर इसमें है, जो क्रिमिनल आईपीसी की धाराएं हैं, उसकी जांच जो है वो सीबीआई करेगी। ईडी के सामने केवल ये जवाब देना है कि आपकी इनकम 15 से 17 लाख रुपए सालाना है, आपने 15 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीदा, ये पैसे कहां से आए जी, उसने क्रेडिट कार्ड यूज किए, ज्वेलरी चुराई, ये कराया वो कराया, ये ईडी की जांच के सब्जेक्ट नहीं। आप ये रहिए CBI की प्रकाश जांच की तिवारी, सब्जेक्ट। आप महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बता रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। फिलहाल ईडी पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, बच नहीं पाई है रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने पेश होने से, और ऐसे में एक और बहुत बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आगे आपको दिखाने जा रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।